हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अमित रंजन सिंह है और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट एज के चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा कि पहला एक वीडियो लाए हैं ह्यूमिडिटी से संबंधित, और आज का जो ये वीडियो है ये कंडेंसेशन से संबंधित है। अगर आप लोग ह्यूमिडिटी से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हैं तो एग्जैक्ट एज के चैनल पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। आज का जो ये वीडियो है ये कंडेंसेशन से संबंधित है और हम लोग थोड़ा सा ये वीडियो 10 दिन के गैप पे लाए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ काम में बिजी हो गए थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो लगातार आते रहेगा। तो ये जो है आज का टॉपिक कंडेंसेशन से संबंधित है और कंडेंसेशन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप कंडेंसेशन ठीक से समझ जाते हैं ना तो आप ये समझ जाइएगा कि एटमॉस्फेयर में ये जो कंडेंसेशन के बाद वेरियस फॉर्म दिखता है, जैसे कि ये जिस तरह का पिक्चर दिख रहा है ना, इसमें देख रहे हैं कि एक ट्रीज वगैरह और ट्रीज पे चारों ओर जो है वो आइस लगा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, तो ये सब कंडेंसेशन वगैरह का ही एक्चुअली टॉपिक है। तो कंडेंसेशन जानने के बाद आप समझ पाइएगा कि आखिर ये फ्रॉस्ट क्या होता है, फॉग क्या होता है, या क्लाउड कैसे बनता है। बिकॉज अगर आप ठीक से कंडेंसेशन नहीं समझ पाए तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं समझ पाइएगा, फ्रॉस्ट फॉग वगैरह के बारे में नहीं समझ पाइएगा, और जब आप क्लाउड ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो प्रेसिपिटेशन वगैरह को समझना, रेनफॉल वगैरह को समझना जो है वो डिफिकल्ट रहेगा। तो ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंडेंसेशन, की कंडेंसेशन कहते किसको। ठीक है, तो देखिए अगर कंडेंसेशन को समझना है तो मान लीजिए कि ये हमारे पास ये वाटर, ठीक है, ये सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है। अगर हम वाटर को वार्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो जब वाटर गर्म होगा ना तो ये सीधी सी बात है कि गर्म होने के बाद वाटर जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है अपना फेज चेंज कर देगा, वाटर मोलिक्यूल अपना फेज चेंज कर देगा और वाटर मोलिक्यूल अपना फेज चेंज करके कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। सपोज करिए सब वाटर वेपर है तो वाटर मोलिक्यूल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन अगर हो रहा है इसका अर्थ है कि वाटर जो है, वाटर बॉडी जो है उसमें वाटर मोलिक्यूल्स सब जो है ये हीटिंग के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, वाटर वेपर में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो वाटर वेपर जो है ये वाटर का गैसियस फॉर्म है, और चूंकि ये वाटर का गैसियस फॉर्म है तो ये एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हम एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ना, तो मान लीजिए आपके यहाँ पे वाटर जमा हुआ और इसको इवेपोरेट कर दिए तो सारा का सारा वाटर जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जब ये वाटर वेपर इंटर करेगा तो ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल को रिप्लेस करेगा, और चूंकि ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को रिप्लेस करता है तो वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में अधिक अमाउंट में इंटर होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यही रीजन है कि जब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ता है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ता है मींस क्या हुआ, अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है। तो अगर एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है तो एयर से ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को रिप्लेस किया जाता है और एयर में आपको सफोकेशन फील होगा, आपको थोड़ा सा घुटन महसूस होगी। यही रीजन है कि जब उमस वाला वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर होता है, तो ह्यूमिड वेदर होने के समय आपको जो है थोड़ा सा घुटन महसूस होती है, थोड़ा सा उमस महसूस होता है, ये थोड़ा सा सफोकेशन महसूस होता है। तो खैर हम लोग यहाँ पे ये बता रहे थे कि अगर आप वाटर को वार्म करते हैं तो वाटर को वार्म करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है इवेपोरेशन। लेकिन एक्चुअली जो रिवर्स होता है, जब ये वाटर वेपर फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, वाटर वेपर से वापस वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगे, तो जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगता है तो इस प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है कंडेंसेशन। तो सिंपल सा टर्म में अगर हम कंडेंसेशन को समझने की बात करते हैं तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है और ये वाटर वेपर में कंडेंसेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाएगा, ये अपना फेज चेंज कर देगा, अपना फॉर्म चेंज कर देगा। और जब ये वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद एटमॉस्फेयर में ये तरह तरह के रूप में दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एयर में लोअर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो जाए, नीचे के एटमॉस्फेयर में ये तैरते रहे, तो नीचे के एटमॉस्फेयर में जब वाटर मोलिक्यूल्स तैरने लगता है ना, तो आपका हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी जो है उसको ब्लॉक करता है,
आपको आगे देखने से रोकता है, तो आप कहते हैं फॉग लग गया है। ठीक है, यही वाटर मोलिक्यूल्स अगर मान लीजिए कि टेबल वगैरह पे या ग्रास वगैरह के लीव्स ब्लेड पे या ट्रीज वगैरह के लीव्स पे जाके अगर ये वाटर मोलिक्यूल जमा हो जाए, उस पर डिपोजिट हो जाए, तो इस तरह को हम लोग ड्यू कहते हैं। ठीक है, यही वाटर मोलिक्यूल्स अगर हायर एटमॉस्फेयर में, जो कि 1000 या 2000 मीटर ऊपर की ऊंचाई पे है, हायर एटमॉस्फेयर में अगर ये तैरने लगे तो दूर से देखने से ये क्लाउड जैसा लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड लग गया, क्लाउड आ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब एयर में कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन होने के बाद वाटर वेपर जो है ये वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, और जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा तो ये एटमॉस्फेयर में डिफरेंट फॉर्म्स में दिखेगा। ठीक है, अगर ये ब्लेड वगैरह पे, ग्रास वगैरह पे दिख रहा है तो इसको हम लोग ड्यू कहेंगे। अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर मतलब जिस एटमॉस्फेयर में आप घूम रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर में अगर ये सस्पेंडेड है, तैर रहा है, तो इसको हम लोग फॉग कहेंगे, या इसको मिस्ट भी कहा जाता है, या अलग अलग नाम से स्मॉग वगैरह करते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये हायर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हो गया, तो हायर एटमॉस्फेयर में अगर ये वाटर मोलिक्यूल्स तैरने लगा तो इसको हम लोग क्लाउड कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हुआ कि व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन विच वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर मोलिक्यूल। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग डेफिनेशन में देख ले कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि व्हाट इज कंडेंसेशन। तो यहाँ बताएं, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इन दिस प्रोसेस हीट लॉक्ड इन वाटर वेपर इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। ये भी जानने की जरूरत है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि इन दिस प्रोसेस हीट लॉक्ड इन वाटर वेपर is released into atmosphere. Such type of heat is known as latent heat of condensation. ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को समझा देते हैं, बिकॉज अगर आप एक बार लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को समझ गए तो आप आगे समझ पाइएगा क्या कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कि आखिर ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है क्या, थोड़ा सा हम इसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, एक्चुअली हीट जो होता है ना, हम थोड़ा सा हम यहाँ पे हीट पे लेके आपको पहले चलते हैं। हीट जो होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक हीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेबल हीट, एक हीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो सेंसेबल हीट क्या करता है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और अगर इसको आप वार्म करते हैं, इस बॉडी को अगर आप इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इसको वार्म करते हैं, इसमें हीट इंटर किया, और अगर ये हीट सेंसेबल है, इस तरह का हीट है, तो अगर ये सेंसेबल हीट है तो इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। वार्म होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आप इसको वार्म करना शुरू किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ के हो सकता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, तो जब इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो जब आप इसको टच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये गर्म हो चुका है। ठीक है, पहले इसका बॉडी, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चूंकि अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो आप जैसे उसको टच करिएगा, उसको सेंस कर लीजिएगा, उसको फील कर लीजिएगा कि नहीं ये बॉडी वार्म हो गया, वार्म हो गया, इट मींस इसमें हीट इंटर किया है। ठीक है, तो इस तरह के हीट को हम लोग सेंसेबल हीट कहते हैं। सेंसेबल हीट क्या करता है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देता है। अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया है तो वो बॉडी को अब टच करने से पता चलेगा कि ये वार्म बॉडी है। अगर मान लीजिए कि इससे हीट बाहर निकल गया तो हो सकता है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो जब इसका टेम्परेचर 20 से घट के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब अगर उस बॉडी को आप टच करिएगा तो आपको कोल्ड लगेगा, आपको ठंडा लगेगा, तो आप ये सेंस करिएगा कि इससे हीट बाहर निकल गया। तो इस तरह के हीट को हम लोग सेंसेबल हीट कहते हैं, जिसको कि सेंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक हीट होता है जिस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है कि किसी भी बॉडी का फेज चेंज करने में, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वाटर है, अगर इस वाटर को आप कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर में, ठीक है, अगर वाटर को आप कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर में,
ठीक है। तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, सपोज करिए सब वाटर वेपर मोलिक्यूल्स, ठीक है, तो वाटर को वाटर वेपर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए वाटर का फेज को आप चेंज किए। तो चूंकि वाटर मोलिक्यूल अपना फेज चेंज करके वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, तो वाटर मोलिक्यूल जब अपना फेज चेंज करके वाटर वेपर में कन्वर्ट करना चाहेगा, तो उस फेज चेंज करने के लिए जो वो हीट एनर्जी उसको चाहिए, उस हीट एनर्जी को एक्चुअली लेटेंट हीट कहा जाता है, जो किसी भी बॉडी को द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है जब ये बॉडी अपना फेज चेंज करे। जैसे अगर वाटर मान लीजिए कि वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इस स्थिति में वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण वाटर मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, ठीक है। तो ये जो हीट ये एब्जॉर्ब किया, जिस हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद ये अपना फेज चेंज कर लिया, इस हीट को एक्चुअली कहा जाएगा लेटेंट हीट। सिमिलरली लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के वक्त भी होता है और लेटेंट हीट रिलीज करने के वक्त भी होता है। जैसे कि इस दूसरे कॉन्सेप्ट को समझिए, मान लीजिए कि ये वाटर वेपर अपना फेज अब चेंज कर रहा है, ये वाटर वेपर अब रिवर्स हो रहा है, ये वाटर वेपर फिर से अब वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये वाटर वेपर अब फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, तो जब ये वाटर वेपर फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा तो वाटर वेपर अपना हीट रिलीज करे, क्योंकि जब तक वो अपना हीट रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपना फेज चेंज नहीं करेगा। तो जितना हीट उसके द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, इस हीट को भी कहा जाएगा लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि ये लेटेंट हीट वो रिलीज किया ताकि वो अपना फेज को चेंज कर सके, वाटर वेपर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो लेटेंट हीट को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कि जब कोई भी बॉडी के द्वारा हीट जो एब्जॉर्ब किया जाता है या हीट जो रिलीज किया जाता है उसके फेज को बदलने के लिए, इस तरह के हीट को एक्चुअली लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अब लेटेंट हीट को लेके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि कोई भी बॉडी का जो लेटेंट हीट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि लेटेंट हीट जो फेज चेंज करने में वो यूज किया, वो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। जैसे कि सेंसेबल हीट क्या होता है, किसी भी बॉडी में अगर सेंसेबल हीट को डालते हैं तो वो बॉडी वार्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है। जब उसका टेम्परेचर बदल जाएगा तो आप उसको टच करिएगा तो सेंस कर लीजिएगा कि ये वार्म हो गया। लेकिन लेटेंट हीट क्या होता है कि वाटर है, अब ये वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर गया, तो चूंकि ये वाटर वार्म हुआ है और वार्म होने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो हीटिंग के बाद जो वाटर मोलिक्यूल वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एयर में आके मिल गया, तो एयर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, एयर के टेम्परेचर को बदलने नहीं देगा। तो लेटेंट हीट से जो होता है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब कि एक ऐसा ऊष्मा जो हिडन है, वाटर से अधिक मात्रा में हीट वाटर वेपर में रहता है, ठीक है, लेकिन वाटर वेपर का टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा हीट वाटर वेपर में बैठा रहता है, उस एक्स्ट्रा हीट को एक्चुअली हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। यही रीजन है कि कोई व्यक्ति बॉइल्ड वाटर से पके, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बॉडी पे बॉइल्ड वाटर गिर जाए और वही व्यक्ति जो है कोई स्टीम से पक जाए, तो अगर वो स्टीम से पकता है ना, स्टीम से अगर वो पकता है तो वो ज्यादा डेंजरस होता है उसके हेल्थ के लिए। स्टीम से पकने के बाद डेथ भी हो सकता है, बिकॉज स्टीम यानी कि वेपर है, और वेपर में जो है वो हीट एनर्जी वाटर बॉइलिंग वाटर की तुलना में अधिक हीट एनर्जी रहता है, ठीक है, लेकिन वो हीट एनर्जी हिडन रहता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो तरह के हीट की बात करते हैं। एक हीट हुआ जिसको कहते हैं सेंसेबल हीट, दूसरा हीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देगा, जबकि लेटेंट हीट किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने नहीं देता, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास वाटर मोलिक्यूल्स, ये वाटर है, अगर इस वाटर को आप वार्म करते हैं तो हीटिंग के बाद ये जो वाटर है ये कन्वर्ट कर जाता है वाटर वेपर में, ठीक है। दिस वाटर मोलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। सपोज हियर यू आर हैविंग वाटर वेपर, दीज आर वाटर वेपर्स, ठीक है। तो सच सिचुएशन इज एक्चुअली नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि इवेपोरेशन हुआ है तो वाटर जो है वो वाटर मोलिक्यूल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, और जब इवेपोरेशन के द्वारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे भी तो लेटेंट हीट लिया होगा।
वाटर हीट को एब्जॉर्ब किया होगा तभी तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो सपोज करो कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, तो इस तरह के लेटेंट हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इस तरह की हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा हीट उसको एब्जॉर्ब किया होगा, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। जस्ट अपोजिट कर दो। अब मान लो कि ये वाटर वेपर जो है ये वापस फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर गया। तो जब ये वाटर वेपर वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन के दौरान क्या हो रहा है कि फिर से फेज चेंज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि वेपर जो है फिर से वापस अपना फेज चेंज करके वाटर मोलिक्यूल में ला रहा है। तो जब वाटर वेपर अपना फेज चेंज करके वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा तो वो फिर से जो वो हीट है वो रिलीज करेगा। जब तक वाटर वेपर अपना एक्स्ट्रा हीट को रिलीज नहीं करेगा तब तक वो वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जब ये वाटर वेपर अपना एक्स्ट्रा हीट एयर में रिलीज करता है तो इस तरह के एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इस तरह के एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि आपके रूम में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इससे। तो जब आपके रूम में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है और ये वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया यानी कि ये वाटर वेपर जो है फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर गया। तो जब ये वाटर वेपर वापस वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा तो एक्चुअली ये जो वेपर में एक्स्ट्रा हीट है वो एक्स्ट्रा हीट को क्या करेगा, एयर में रिलीज कर देगा। इस तरह के एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा हीट एयर में अब इंटर करेगा तो एयर में इंटर करने के बाद ये कन्वर्ट कर जाएगा सेंसेबल हीट में। तो ऑब्वियस बात है जब एयर में इंटर करने के बाद ये सेंसेबल हीट में कन्वर्ट कर जाएगा तो सेंसेबल हीट में कन्वर्ट करने के बाद एयर के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो जब भी वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन के दौरान फेज बदलने के कारण वाटर वेपर जो है अपना एक्स्ट्रा हीट एयर में रिलीज कर देता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन जो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एयर में रिलीज हुआ वो एक्स्ट्रा हीट एयर में इंटर करने के बाद कन्वर्ट कर जाता है सेंसेबल हीट में। और चूंकि वो एयर में इंटर करने के बाद सेंसेबल हीट में कन्वर्ट कर जाता है तो इसके इफेक्ट से एयर जो होता है वो वार्म हो जाता है। और जब वो एयर वार्म हो जाएगा तो वार्म एयर अब क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। अभी हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ समझाए कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है ये हम आपको बता दिए। तो इस तरह से अगर इस मैसेज डेफिनेशन को फिर से पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। In this process, heat locked in water vapor is released into atmosphere and known as latent heat of condensation. There are several form of condensation. Already हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कंडेंसेशन का कई फॉर्म है, लाइक फॉग है, ड्यू है, क्लाउड है, बहुत सारा फॉर्म है जिसको कि हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में या आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कंडेंसेशन होने के लिए कितना कंडीशंस चाहिए। देखिए, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन। द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन कि देयर मस्ट बी सैचुरेटेड एयर एंड द सेकेंड नेसेसरी कंडीशन कि देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। So we need to understand what is saturated air and what is hygroscopic nuclei. In our previous class, I have already discussed what is saturated air. If you haven't understand what is saturated air, you need to see our last video, that is humidity, that is related to humidity. आप लोगों को हम लोगों का पुराना वीडियो देखना चाहिए जो कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड वाले वीडियो पे हम लोग सैचुरेटेड एयर को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो दो कंडीशंस चाहिए। पहला कंडीशंस चाहिए कि देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एयर एंड द सेकेंड देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। तो पहले हम लोग सैचुरेटेड एयर को समझते हैं। देखिए, सैचुरेटेड एयर किसको कहते हैं? अगर सैचुरेटेड एयर को डिटेल्ड में जानना है ना तो मेरा जो ये पुराना वीडियो है ह्यूमिडिटी से संबंधित उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाले इस वीडियो पे हम लोग सैचुरेटेड एयर को बहुत बढ़िया से समझाएं कि एयर का सैचुरेशन किसको कहते हैं। सामान्य तौर पे जान लीजिए कि उस तरह के एयर को सैचुरेटेड एयर कहते हैं जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी
is 100%. ठीक है, if the relative humidity of any air is 100%, then that type of air is actually known as saturated air. ठीक है, और एक टेम्परेचर के भी बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे, वो टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं इट इज दैट टेम्परेचर ओवर विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उस तरह के टेम्परेचर को कहा जाता है जिस एयर टेम्परेचर पे कोई भी एयर सैचुरेट कर गए, तो इस तरह के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी भी एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो आप कहिएगा वो एयर सैचुरेट कर गया है। अब एयर सैचुरेट कर गया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एयर में जितना वाटर वेपर आ सकता था उतना वाटर वेपर आ गया है। एयर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वाटर वेपर को रख चुका है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग सैचुरेट कर गया, ठीक है। आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, घर पे भी पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे, 2-3 घंटा के बाद आपको पढ़ने का साफ मन नहीं कर रहा है, कुछ भी कर लीजिए दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, लगता है सब चीज ऊपर से जा रहा है, तो कहिएगा कि अभी पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग सैचुरेट कर गया है। यानी कि जितना हम एक शिफ्ट में जितना चीज अपने ब्रेन में फोल्ड कर सकते हैं, जितना चीज हम समझ सकते हैं उतना समझ चुके हैं, अब हमको रेस्ट चाहिए ताकि हम इसको एकोमोडेट कर सके और फिर से नए स्टडी के लिए तैयार कर सके आपको। तो सैचुरेटेड एयर का अर्थ भी वही है। अगर आपका एयर सैचुरेट कर गया है तो इसका अर्थ है एयर में जितना वाटर वेपर रह सकता है उतना एयर में वाटर वेपर आ गया है। अब अगर एक्स्ट्रा वाटर वेपर एयर में डालिएगा तो चूंकि एयर एक्स्ट्रा वाटर वेपर को नहीं रख सकता है, ठीक है, तो अगर एयर एक्स्ट्रा वाटर वेपर को नहीं रख सकता है तो एक्स्ट्रा वेपर वाटर वेपर को वो क्या करेगा? कंडेंस कर देगा। कंडेंस कर देगा मतलब उस वाटर वेपर को वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा उतना वाटर वेपर अब रख ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो इस तरह के एयर को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड एयर। लेकिन जब एयर सैचुरेटेड है, जब तक एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, यानी जब तक एयर सैचुरेटेड है तब तक एयर में किसी भी प्रकार का कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंडेंसेशन? क्योंकि एयर जितना वाटर वेपर रख सकता है उतना वाटर वेपर उसके पास है, उसको वाटर वेपर हटाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अब एक्स्ट्रा भेजिएगा, जैसे सपोज करिए कि किसी भी एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के चला गया 125%, ठीक है, तो मान लीजिए अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के 125% चला गया तो 125 का अर्थ हुआ कि 125 आउट ऑफ 100, यानी कि अगर एयर 100 यूनिट वाटर वेपर रख सकता है तो एयर में जो वाटर वेपर आ गया है वो 125 आ गया। इसका अर्थ हुआ कैपेसिटी तो उसको 100 यूनिट रखने का है लेकिन आ गया 125, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी से 25 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो कैपेसिटी से जो 25 यूनिट वाटर वेपर एक्स्ट्रा आ गया, इस एक्स्ट्रा वाटर वेपर को एयर अब अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि उसके कैपेसिटी से ज्यादा का ये वाटर वेपर है। तो जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर एयर में इंटर कर गया जो उसके कैपेसिटी से अधिक है, तो उस एक्स्ट्रा वाटर वेपर के वो फेज को चेंज कर देगा। उस वाटर वेपर को वो क्या करेगा? वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। और जब वो वाटर वेपर को वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा तो एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वाटर वेपर जब वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगे तो सच प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो किसी भी एयर में कंडेंसेशन होगा जब ये एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, तो 100% तक तो कंडेंसेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 100% से ऊपर हो रहा है तो जितना एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर होते जाएगा उतना ही कंडेंसेशन का प्रोसेस उसमें बढ़ते जाएगा, उतना ही वाटर वेपर अब वो वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने लगेगा। तो जब तक एयर सैचुरेटेड नहीं है तब तक कंडेंसेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एयर है, आपके शहर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा है 75%, तो अगर आपके शहर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% बता रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एयर में 100 यूनिट वाटर वेपर रह सकता है तो 75 आ गया है। 25 की अभी भी कमी जगह है एयर में। इसका अर्थ है चूंकि 25 यूनिट का अभी भी अगर एयर में जगह है तो एयर जल्दी अब वाटर वेपर को वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो सैचुरेटेड एयर का तो होना जरूरी है, क्योंकि सैचुरेटेड एयर है तो एयर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अब फुल है। अब जैसे उसमें टेम्परेचर को कम करिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि
टेम्परेचर को, जितना एयर को, जैसे कि इसमें हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, इसका अर्थ है कि अगर किसी भी एयर के टेम्परेचर को आप हटाइएगा, ठीक है, तो किसी भी एयर के टेम्परेचर को अगर आप कम करिएगा तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपको बढ़ जाएगा। यानी अगर एयर को कोल्ड करिएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके रूम का जो टेम्परेचर है, ये सपोज करिए कि इस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और आपके रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस समय 75%, ठीक है। अब मान लीजिए आपके रूम के टेम्परेचर को हम कम करना शुरू कर दिए, कम करके इसको 25 से घटा के सपोज करिए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए। तो जैसे जैसे एयर के रूम के टेम्परेचर को घटाते जाएंगे, रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए टेम्परेचर घटा के 15% डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिए, तो हो सकता है कि रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के 120% चला जाए, ठीक है। अब अगर रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के 120% चला गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एयर 100% से अधिक हो गया। हम आपको बोले थे कि अगर ह्यूमिडिटी 100% से अधिक हो जाए, 100% को एक्सीड कर जाए, तो एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपके रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 120% हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट है ना, ये जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट वाटर वेपर आया है, इस एक्स्ट्रा 20 यूनिट वाटर वेपर को एयर अब क्या करेगा, वापस जो है वाटर वेपर को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे जैसे एयर को कोल्ड करते जाइएगा, एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगा। और अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा तो एक ऐसा समय आएगा जब एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। और जब एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% को एक्सीड कर गया तो एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एयर में जो है वाटर वेपर जो है वापस वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर से ये कनेक्टेड है, कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उस तरह के टेम्परेचर को कहते हैं जब किसी भी एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, ठीक है। यानी कि एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है, तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ड्यू पॉइंट वाले टेम्परेचर पे एयर में किसी भी तरह का कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंडेंसेशन? क्योंकि उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ। 100% पे कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए लिटरली, मतलब कि जो आइडियली है, वैसे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वेरिएबिलिटी है, बट आइडियली कंडेंसेशन नहीं होता है। अब अगर किसी भी एयर के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से नीचे करिए, तो जब एयर के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से नीचे करिएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर उठ जाएगा। अब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर उठा तो एयर में कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन आया है ये कि क्या एयर में कंडेंसेशन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे होगा या बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे होगा? तो आंसर क्या होगा, बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से जब आपका नीचे हो जाएगा टेम्परेचर ना, तब जाके एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के जो फीचर में बताए कि देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंडेंसेशन। द फर्स्ट, देयर मस्ट बी सैचुरेटेड एयर। तो ये सैचुरेटेड एयर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक एयर सैचुरेटेड नहीं है तब तक तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एयर जब सैचुरेटेड हो जाएगा तब उसके बाद ही अगर टेम्परेचर एयर का कम होता है, तो एयर का टेम्परेचर अगर कम होगा तो एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर उठेगा और एयर में कंडेंसेशन होने की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएगी। पहला तो लॉजिक ये है। दूसरा है देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया क्या है ये भी जानने की जरूरत है। इसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कंडेंसेशन न्यूक्लिया भी कहते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो वाटर वेपर है ये तो गैसियस फॉर्म है और इसको कन्वर्ट करना है वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वाटर वेपर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहता है ना, तो उसको कुछ सरफेस चाहिए, वो सर्टेन काइंड ऑफ सरफेस चाहिए जिसके चारों ओर की कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। यहाँ की मान लो कि यहाँ पे हमारे पास वाटर वेपर है और ये वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल में आना चाहता है,
तो जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा ना, तो वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ सॉलिड सरफेस चाहिए, और वो सॉलिड सरफेस कौन सा होता है? तो ये इस तरह का जो सॉलिड सरफेस एयर में घूम रहा है, उस तरह के सॉलिड सरफेस को एक्चुअली हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। अब ये कौन सा सॉलिड सरफेस है जो एयर में घूम रहा है? तो इस तरह के सॉलिड सरफेस को हम लोग कहते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, या क्या कहते हैं सी सॉल्ट है, सबसे बेस्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया सी सॉल्ट होता है, ठीक है, या पोलन ग्रेन्स सब है। तो ये जो एयर में स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स सब जो फ्लोट कर रहा है, या सी सॉल्ट वगैरह फ्लोट कर रहा है, पोलन ग्रेन्स सब फ्लोट कर रहा है, इस सब तरह की चीज को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया कहते हैं। इसको क्या होता है? वाटर से एफिनिटी होता है, और ये वाटर वेपर को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और वाटर वेपर जो है इसी के चारों ओर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके एयर में ये एक सपोज करिए कि ये छोटा सा जो है सो एक डस्ट पार्टिकल है, और इसके चारों ओर वाटर वेपर जो है कंडेंसेशन शुरू किया। तो कंडेंसेशन शुरू करने के बाद ये वाटर वेपर जो है वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करके ये डस्ट पार्टिकल पे जाके टिक जाएगा। तो सतह पे ग्राउंड सरफेस पे क्या होता है कि इस तरह का सॉलिड जो है वो आपको ट्री वगैरह का जो लीव्स है या ग्रास का जो ब्लेड्स सब है, ये सब वो सॉलिड प्रोवाइड कर देता है। लेकिन एयर में अगर ये सॉलिड को तलाश करिएगा, तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल घूम रहा है या एयर में जो सी सॉल्ट है, ये सब एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के रूप में काम करता है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, तो अगले स्लाइड में इसको हम डिफाइन किए हुए हैं कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया क्या है। इसको हम लोग ये बता दिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया, these are microscopic particles have affinity for water, so it is called hygroscopic, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि वाटर वेपर नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ सरफेस फॉर कंडेंसेशन। वाटर वेपर को कुछ सरफेस चाहिए कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। अब ये सरफेस कौन होगा? तो अगर मान लो कि ग्राउंड पे कंडेंसेशन हुआ है, सरफेस पे हुआ है, तो ये टेबल है या ट्री वगैरह का लीव्स है या ग्रास वगैरह का ब्लेड्स है, ये सब सरफेस मिल जाता है जिसपे कि वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करके उस पे जाके टिक जाता है। लेकिन एयर में, इन मिडिल एयर और इन हायर एल्टीट्यूड पे जो एयर सब है, वहां पे ये सॉलिड सरफेस का काम कौन पूरा करता है? डस्ट पार्टिकल, यही लिखे हुए। फॉर ड्यू एंड फ्रॉस्ट ग्राउंड डू दिस जॉब, बट फॉर हायर एल्टीट्यूड डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड पोलन प्रोवाइड सच अ सरफेस, ठीक है। तो ये जो एयर में मूव करने वाला डस्ट पार्टिकल्स है या पोलन ग्रेन्स सब है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, इस सब तरह की चीज को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया कहते हैं। जब तक एयर में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया नहीं आएगा, तब तक एयर में कंडेंसेशन नहीं शुरू होता। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड एयर होता है। कुछ सुपर सैचुरेटेड एयर उसको कहते हैं कि जो एयर इतना प्योर होता है, इतना बेहतर होता है कि उस तरह के एयर में थोड़ा सा भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होता, या सॉलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 200% हो जाता है। उसके बावजूद भी एयर में कंडेंसेशन शुरू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल का या सी सॉल्ट वगैरह का वहां पे एब्सेंस होता है, कमी होती है, या उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो इस तरह के एयर को सुपर सैचुरेटेड एयर कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन पॉइंट से काफी ऊपर चला गया है, उसके बावजूद भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज वहां पे डस्ट पार्टिकल की कमी। तो ये जो हम लोग सुनते रहते हैं ना कि यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन हुआ है, आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है? यही होता है, सिल्वर आयोडाइड वगैरह को क्या करते हैं हम लोग उस एयर में स्प्रे करते हैं, उसको मिलाया जाता है, क्योंकि वो जो एयर में जो होता है इसी तरह का कंडेंसेशन न्यूक्लिया या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया को डाला जाता है। जब एयर में इस तरह के हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया को इंजेक्ट किया जाता है, तो एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, एयर में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो टॉपिक देखे हैं, इस टॉपिक में हम लोग दो पार्ट को कवर किए। इसमें सबसे पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज सेंसेबल हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसके बारे में भी हम लोग जाने। फिर हम लोग ये जानते हैं कि सैचुरेटेड एयर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर कैसे कंडेंसेशन होगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया किसको कहते हैं, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। अगले स्लाइड में जो हम लोग जानेंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंडेंसेशन अगर एयर में हो जाता है तो कंडेंसेशन का कितना फॉर्म है, ठीक है, कितने फॉर्म में ये कंडेंसेशन जाना जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। जैसे कि अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर एयर में कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन क्या होता है।
तो कंडेंसेशन एक्चुअली हम लोग जान गए हैं कि एक्चुअली कंडेंसेशन जो है ये वाटर वेपर का वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्जन है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो सब भी हम लोग जान गए कि एयर सेचुरेटेड होना चाहिए, और या सेचुरेशन पॉइंट से ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर एयर का कम होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया होना चाहिए। ये सब तरह की चीजें हम लोग कंडेंसेशन वाली चीजों में जाने। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट जानेंगे वो जानेंगे कि जो कंडेंसेशन है वो किसका कितने फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज नोन एज फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कितने फॉर्म का हो सकता है? तो देखो इसमें समझने वाली बात है कि एयर में दो तरह का एयर है, ठीक है। एक जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एक जो कि आपको अपर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। अगर लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है, लोअर एटमॉस्फेयर किसको कहेंगे? लोअर एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ का सरफेस और उससे सटा हुआ जो एटमॉस्फेयर है, जिसपे कि जिस एटमॉस्फेयर में एक्चुअली कि हम लोग रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में यानी कि अर्थ के सरफेस से अप टू 500 मीटर के हाइट पे 500 मीटर की ऊंचाई तक का जो एटमॉस्फेयर है, यूजुअली उस सब तरह के एटमॉस्फेयर को हम लोग लोअर एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एयर के लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो लोअर एटमॉस्फेयर में अगर कंडेंसेशन होता है तो वो कई फॉर्म पे दिखेगा। जैसे एक फॉर्म जिसको कि हम लोग कहते हैं ड्यू, दूसरे फॉर्म को हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट, एक को हम लोग कहते हैं फॉग, इसी से संबंधित दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मिस्ट, ठीक है। इससे संबंधित और भी है जैसे कि स्मॉग है, ठीक है। ये सब जो है ना, स्मेज है, ये भी है, स्मॉग के साथ स्मेज भी है, ठीक है। तो ये सब जो एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हुआ, तो इसमें हम लोग ड्यू देखते हैं, फ्रॉस्ट देखते हैं, फॉग देखते हैं, मिस्ट देखते हैं, स्मॉग देखते हैं, स्मेज देखते हैं। ये सब लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन के बाद ये सब रूप में हम लोगों को दिखता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन अपर पार्ट में हो गया, यानी हायर एल्टीट्यूड वाले क्लाउड में हुआ, यानी अर्थ के सरफेस से 1000 मीटर की ऊंचाई पे, 2000 मीटर की ऊंचाई पे, 5000 मीटर की ऊंचाई वगैरह पे अगर कंडेंसेशन होने लगे, तो इस तरह से अगर अपर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हो, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन के बाद फॉर्म बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड भी जो फॉर्म करता है ना, वो कंडेंसेशन का ही एक फॉर्म है, कंडेंसेशन का ही एक रूप है। तो हम लोग सबसे पहले अभी के टॉपिक में लोअर एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि ड्यू कैसे बनता है, फ्रॉस्ट कैसे बनता है, फॉग कैसे बनता है, मिस्ट क्या है, स्मॉग क्या है, स्मेज क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। अपर एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाउड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज ड्यू। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ड्यू किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू के बारे में जानेंगे। देखो, ड्यू को अगर हम परिभाषा देखें तो इसका डेफिनेशन है, इट इज टाइनी मींस वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज फाउंड ऑन द लीव्स एंड ब्लेड्स ऑफ द ग्रासेस, ठीक है। तो अगर हम लोग ड्यू की बात करें, ड्यू को हम लोग हिंदी में बहुत बढ़िया से, हिंदी में इसको हम लोग ओस के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अक्सर अपने, चूंकि हम लोग ये क्लास को थोड़ा सा कंप्लीट इंग्लिश में नहीं ले रहे, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में हैं, वो भी ये वीडियो देख के कुछ सीखना चाहता है, और इंग्लिश मीडियम का तो स्टूडेंट है ही। तो हम लोग एक्चुअली ये क्लास को इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते हैं। तो अक्सर जो हम लोग सुनते रहते हैं कि ड्यू क्या है, तो ड्यू क्या है, इसको ओस हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये जो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं आप, स्पेशली विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में जैसे दिसंबर जनवरी वगैरह में जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप बाहर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ब्लेड वगैरह जो है, ग्रास का जो ब्लेड है या ट्री वगैरह का जो लीव्स है, या बाहर में अगर कोई भी सॉलिड चीज है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल है, कोई चेयर है, ये सब अगर बाहर में रह गया है, तो उसमें आप देखिएगा कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स सब उस पर डिपोजिट है। तो ये जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स सब चीज पे डिपोजिट होता है, इस तरह के डिपोजिटेड स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को एक्चुअली हम लोग ड्यू कहते हैं। ड्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायग्राम में या इस तरह के इस चीज में आपको ड्यू दिखता है।
ये मान लीजिए कि ये ट्री का लीव्स है, इस लीव्स पे जो ये स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स सब है, ये सब अपने आप में एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट इस सब जगह पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट इस सब जगह, ये वाटर ड्रॉपलेट एक्चुअली ड्यू कहलाता है। यहाँ पे ये जो स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट सब है, ये सब ड्यू है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन के बाद बना, चूंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर मोलिक्यूल्स में। तो ड्यू कन्वर्ट होने के लिए 3-4 कंडीशंस चाहिए। There are necessary condition for the formation of dew. The first condition is cloudless sky. There must be cloudless sky. Cloudless sky मतलब कि ड्यू के फॉर्म होने के लिए स्काई मस्ट बी क्लियर, ठीक है। तो पहले तो क्लियर स्काई होना चाहिए या क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है काम एटमॉस्फेयर या काम वेदर, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी तरह से शांत रहना चाहिए। एंड थर्ड है कि देयर मस्ट बी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर का अमाउंट सही मात्रा में होना चाहिए, सही अमाउंट में होना चाहिए। मॉइस्चर किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज मॉइस्चर। तो एयर में मॉइस्चर का भी जो क्वांटिटी होता है ना, वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, ये जरा हम लोग जाने। देखो, सिंपल सा बेसिक बात जान लेना कि एयर में, किसी भी एयर में कंडेंसेशन होने के लिए रिक्वायर्ड चीज क्या है? कंडेंसेशन होने के लिए रिक्वायर्ड चीज है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 100%, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% पे है तो कंडेंसेशन नहीं होगा। इफ इट इज मोर देन 100% देन कंडेंसेशन विल बिगिन। अब एयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जा सकता है इफ टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम्स लो। अगर एयर के टेम्परेचर को घटा दीजिएगा, यानी अगर एयर आपका कोल्ड होने लगेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर ठंडा एयर हो रहा है, एयर के टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। और अगर एयर का वो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एयर को कोल्ड करना जरूरी है, एयर के टेम्परेचर को कम करना जरूरी है। तो अगर आपका ड्यू फॉर्मेशन होना है तो ड्यू फॉर्मेशन होने के लिए 3 कंडीशंस जो हम लोग लिखे थे। पहला कंडीशन है क्लियर स्काई। देखो, क्लियर स्काई का अर्थ हुआ क्लाउडलेस स्काई, यानी कैसा स्काई जिसमें क्लाउड की कमी हो या क्लाउड कम हो, ठीक है, नहीं के बराबर, ठीक है। दूसरा है काम एटमॉस्फेयर या काम वेदर। तीसरा है सफिशिएंट मॉइस्चर, ठीक है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ड्यू कहां देख रहे हैं आप ड्यू देख रहे हैं लोअर एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर मतलब हम ड्यू को परिभाषित किए हैं, ड्यू को जो हम डिफाइन किए हैं वो इस तरह से डिफाइन किए हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो ट्रीज वगैरह है उसके लीव्स पे या ग्रास वगैरह के ब्लेड पे जो वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिट होता है, इस तरह के डिपॉजिटेड टाइनी यानी कि वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट को हम लोग ड्यू कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू एयर में सस्पेंडेड नहीं होता है, किसी भी रूप में ये एयर में नहीं तैरते रहता है, ये हमेशा आपको सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। तो सरफेस पे दिखेगा तो सीधी सी बात है, ड्यू के लिए जो कंडेंसेशन न्यूक्लिया या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के रूप में जो काम किया है वो है अर्थ का सरफेस किया है। क्योंकि हम बोले थे कि वो एक सॉलिड सरफेस होना चाहिए, तो अर्थ का सरफेस वहां पे ये ट्री का जो लीव्स वगैरह होता है या ग्रास वगैरह का जो ब्लेड होता है, ये एक्चुअली कंडेंसेशन न्यूक्लिया के रूप में वहां पे काम किया, ठीक है। तो जरा हम समझते हैं। मान लीजिए कि लोअर एटमॉस्फेयर में क्लियर स्काई क्यों चाहिए? क्लियर स्काई इसीलिए चाहिए कि अगर मान लो कि अगर स्काई क्लाउडी, सपोज करो कि स्काई में क्लाउड है, ठीक है। तो अगर स्काई क्लाउडी है तो अर्थ का सरफेस जो अपना हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, कोई भी बॉडी अपना हीट एनर्जी रेडिएट करते रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो स्टेबल है
ये टेबल भी अपना हीट एनर्जी रेडिएट करता है, अपना हीट एनर्जी छोड़ते जा रहा है। जब ये अपना हीट एनर्जी रेडिएट करते जाएगा तो धीरे धीरे टेबल का टेम्परेचर ठंडा होते जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ठंडा इसीलिए नहीं होता है कि एक साइड अगर वो रेडिएट करता है तो दूसरी ओर से हीट को गेन कर लेता है। लेकिन सपोज करो कि टेबल ये हीट गेन करना बंद कर दे तो ये अपना हीट एनर्जी रेडिएट करते रहेगा। ये सब इंसुलेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इंसुलेशन टेम्परेचर एक चैप्टर है, वहां पे इसको डिस्कस करना। तो एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ का सरफेस जो है ग्राउंड अपना रेडिएशन करते रहता है, ठीक है। रेडिएशन मतलब वो अपना हीट एनर्जी उससे निकलते रहता है, उसका हीट एनर्जी रिलीज होते रहता है, ठीक है। तो जब जिसको कि हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, तो मान लो कि अर्थ अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करते जा रहा है। तो जब अर्थ का सरफेस अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करेगा और आसमान में स्काई में क्लाउड है, तो क्लाउड से टकरा के, क्लाउड क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। हीट का बैड कंडक्टर कहने का अर्थ है कि अगर स्काई में क्लाउड है और यहां से अर्थ का सरफेस हीट एनर्जी को छोड़ रहा है तो ये हीट एनर्जी रिलीज होके धीरे धीरे करके स्पेस में जा रहा है। लेकिन चूंकि इसके रास्ते में क्लाउड आ गया है तो ये ऊपर जाके क्लाउड से टकराएगा और टकरा के वापस रेडिएट बैक हो जाएगा अर्थ के सरफेस की, ठीक है। तो जब ये अर्थ अपना हीट एनर्जी को रेडिएट किया, यहां से हीट एनर्जी निकल के स्पेस में जा रहा है, लेकिन जाते हुए ये क्लाउड से टकराया, टकराने के बाद ये वापस अर्थ के सरफेस की ओर मुड़ जाता है। तो ये क्या होता है, जब ये वापस अर्थ के सरफेस की ओर मुड़ गया तो अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को ये कम होने नहीं देगा। और जब लोअर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का कम नहीं होगा तो लोअर एटमॉस्फेयर का एयर कोल्ड नहीं होगा, और जब लोअर एटमॉस्फेयर का एयर कोल्ड नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्काई का क्लियर होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लाउडी स्काई है तो क्लाउडी स्काई जो अर्थ अपना हीट को रेडिएट कर रहा है, ये इससे टकरा के वापस अर्थ के सरफेस की ओर आ जाएगा, इससे टकरा के वापस ये अर्थ के सरफेस की ओर आ जाएगा। तो चूंकि ये वापस अर्थ के सरफेस की ओर आ जाएगा तो लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है ये बढ़ा रहेगा, और अगर लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है आपको 100% को एक्सीड नहीं करेगा और कंडेंसेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्काई का क्लियर होना जरूरी है। कैसे स्काई का क्लियर होना जरूरी है, मान लीजिए कि हम ये कंडेंसेशन कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ का सरफेस, और स्काई क्लियर है, क्लियर स्काई, तो अर्थ जो अपना हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ये जाता हुआ हीट एनर्जी स्पेस में जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लाउड वगैरह नहीं है तो ये सारा हीट एनर्जी निकल के स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। ये सारा हीट एनर्जी निकल के आउटर स्पेस में चला जाएगा। जब हीट एनर्जी निकल के आउटर स्पेस में चला जाएगा तो लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये कम हो जाएगा, है ना। यानी कि लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, एयर है, ये कोल्ड हो जाएगा, और जब ये एयर कोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा और ट्री वगैरह के ब्लेड लीव्स पे या ग्रास के ब्लेड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। इसीलिए ड्यू बनने के लिए क्लियर स्काई का होना जरूरी है। अगर आसमान क्लियर नहीं है तो ड्यू नहीं बनेगा, ठीक। दूसरा, ड्यू बनने के लिए आपको दूसरा कंडीशन जो एसेंशियल है वो है काम एटमॉस्फेयर। काम एटमॉस्फेयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर शांत भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर काम नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वहां पे ये जानना जरूरी है। लेकिन अगर काम एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर अगर ठंडा शांत नहीं होगा, मान लो कि एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब कि काफी तेज हवाएं चल रही है, विंड है, या हो सकता है अपर एयर में मूवमेंट काफी ज्यादा है, तो अगर एयर में मूवमेंट काफी अधिक है ना तो वार्म और कोल्ड एयर आपस में मिक्स कर जाता है, और वार्म और कोल्ड एयर मिक्स होने के कारण क्या होता है कि एयर के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से नीचे जाने नहीं देता है, और अगर एयर के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से नीचे जाने नहीं दिया तो सीधी सी बात है एयर में कंडेंसेशन नहीं होगा। तो काम एटमॉस्फेयर का भी होना जरूरी है, क्लियर स्काई का भी होना जरूरी है, और एयर में तो सफिशिएंट मॉइस्चर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एयर में मॉइस्चर नहीं है, एयर में वाटर वेपर नहीं है, तो फिर तो कंडेंसेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कंडेंसेशन होगा किसका, वाटर वेपर को ही ना वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो ड्यू जाने, ड्यू को परिभाषित किए, ड्यू को डिफाइन किए, इट इज द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज फाउंड ऑन द लीव्स एंड ब्लेड ऑफ द ग्रास। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इज क्लाउडलेस स्काई और क्लियर स्काई, काम वेदर एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो ड्यू हम लोग समझ गए ड्यू क्या है, और इस तरह की चीज को जो आपके पास फिगर दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये ड्यू का है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉस्ट।
ड्यू का दूसरा रूप फ्रॉस्ट। अगर मान लीजिए ड्यू को ही फ्रीज कर दीजिए। ड्यू है क्या? ड्यू एक्चुअली वाटर मोलिकुल्स है, ठीक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है। ये वाटर ड्रॉपलेट कहां पे डिपोजिट हो गया है? अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे जो कुछ भी मिला, ट्री मिला, ग्रास मिला, कुछ भी मिला, जो भी सॉलिड मिला, उस पे जाके डिपोजिट हो गया। तो अर्थ के सरफेस पे जो ये सॉलिड वाटर, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट डिपोजिटेड है, उसको ड्यू कहेंगे। अगर यही ड्यू फ्रीज कर जाए, यानी कि अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, बिलो 0 डिग्री, तो अगर कंडेंसेशन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो वाटर वेपर जो है ना डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाएगा आपको आइस में, जिसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर अगर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट कर जाएगा तो ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सब है ना, ये फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, और जम के आइस का छोटा छोटा टुकड़ा सब जो है ये ट्रीज वगैरह पे जम जाएगा। इस तरह की चीज को हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। डायग्राम में अगर फ्रॉस्ट को देखना है तो फ्रॉस्ट इस तरह से दिखता है, ये है फ्रॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्री वगैरह का लीव्स है, इसमें देख रहे हैं कि वो जो ड्यू है यहाँ पे फ्रीज कर गया, जम गया। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल माइक्रो वाटर आइस पार्टिकल्स सब है, ये जो माइक्रो आइस पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस पे डिपोजिट हो जाता है कंडेंसेशन के बाद, या ट्री वगैरह के लीव्स पे या ग्रास वगैरह के ब्लेड पे जो डिपोजिट हो जाता है, इस तरह के डिपोजिटेड माइक्रो आइस क्रिस्टल्स को हम लोग ड्यू कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। और फ्रॉस्ट भी दो तरह का होता है, ठीक है। देखो, एक फ्रॉस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट फ्रॉस्ट, ठीक है, और एक फ्रॉस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलिंग फ्रॉस्ट, ठीक। लाइट फ्रॉस्ट क्या होता है? लाइट फ्रॉस्ट तब बंद होता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री से -2 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि एयर का टेम्परेचर अगर 0 और -2 के बीच हो, तब जो फ्रॉस्ट बनता है, इस तरह के फ्रॉस्ट को हम लोग लाइट फ्रॉस्ट कहते हैं। लेकिन अगर एयर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाए, है ना, तो अगर एयर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो सच टाइप ऑफ फ्रॉस्ट इज एक्चुअली नोन एज किलिंग फ्रॉस्ट। इस तरह के फ्रॉस्ट को हम लोग किलिंग फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रॉस्ट क्या है ना, ये बड़ा खराब चीज होता है। ये क्या करता है, आपको क्रॉप को बड़ी डैमेज करता है। ये स्टेपल क्रॉप को या स्टैंडिंग क्रॉप को डैमेज करता है। अगर कोई भी जगह फ्रॉस्ट आ गया, फ्रॉस्ट लगने के कारण जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है ये पूरी तरह से सूख जाता है। खासकर अगर किलिंग फ्रॉस्ट आ गया, किलिंग फ्रॉस्ट बड़ा डेंस होता है। किलिंग फ्रॉस्ट का टेम्परेचर काफी कम होने के कारण ये स्टेपल क्रॉप को बहुत बैडली डैमेज कर देता है, और इससे जो फार्मर्स होता है उसको काफी लॉस होता है। लाइट फ्रॉस्ट तो उतना डैमेज नहीं करता है, लेकिन किलिंग फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। क्या होता है कि प्लांट का जो वाटर है ना, ये फ्रीज कर जाता है। अब प्लांट का वाटर अगर फ्रीज कर गया तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुकने के कारण पूरा का पूरा प्लांट जो है वहां पे देखिएगा ट्रीज वगैरह पूरी तरह से सूख जाएगा। तो जो ऑर्चार्ड वगैरह है ना, बगीचा वगैरह है या किसान वगैरह का, जहां पे फ्रॉस्ट लगने का खतरा होता है, यूजुअली ये ड्राई एरिया में ज्यादा होता है। जहां पे वाटर वेपर तो है लेकिन एयर ड्राई है, वहां पे काफी अधिक होता है विंटर सीजन में, और उस एरिया में ज्यादा होता है हिली एरिया में। तो अगर जैसे कि हरियाणा चले जाइएगा या राजस्थान चले जाइएगा, तो हरियाणा और राजस्थान के फार्मर्स फ्रॉस्ट से काफी परेशान रहता है जनवरी में खासकर। क्यों? क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, इस सब एरिया का जो एयर होता है ना, वो ड्राई होता है। एयर ड्राई होने के कारण एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी कम होता है। हम क्या बोल रहे हैं, एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी कम होता है। ऐसा नहीं होता कि साफ नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। तो एयर, जब ड्राई एयर जो होता है उसका टेम्परेचर जल्दी नीचे गिरता है, क्योंकि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर एयर में वाटर वेपर मोलिक्यूल्स काफी अधिक है तो एयर को ज्यादा कोल्ड होने नहीं देगा, और अगर एयर को ज्यादा कोल्ड होने नहीं देगा तो एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरेगा, और अगर एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरा तो फ्रॉस्ट लगने की संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए जहां पे ओशन वगैरह है, जहां पे रिवर्स वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिवर्स वगैरह ज्यादा मिलता है, उस सब एरिया में फ्रॉस्ट लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वहां के एयर में वाटर वेपर का मोलिक्यूल्स ज्यादा होता है, वहां का जो सॉइल होता है वो मॉइस्ट होता है, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने के कारण ज्यादा कोल्ड नहीं हो पाता, ठंडा नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने के कारण जो है फ्रॉस्ट नहीं लग पाता है, ठीक है। लेकिन अगर हरियाणा, राजस्थान में चले जाइएगा ना, तो वहां का एयर ड्राई होता है, और जनवरी वेदर में क्या होता है कि जनवरी के टाइम नाइट टेम्परेचर बहुत बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है।
तो नाइट टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया तो मॉर्निंग में वहां पे क्या हो जाएगा, प्लांट वगैरह पे आइस जम जाएगा। और प्लांट वगैरह पे अगर आइस जम गया तो ये आइस जो है वहां पे काफी डैमेज करता है। लेकिन यूपी बिहार में ये आपको कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? बिकॉज यूपी बिहार में एक्चुअली रिवर्स वगैरह बहुत ज्यादा है, और रिवर्स वगैरह अधिक होने के कारण जो होता है सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है, एयर में वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो नाइट टेम्परेचर सेल्डम यानी कि शायद ही कभी 0 डिग्री से नीचे गिरता है, यूजुअली 10 डिग्री से नीचे आता है, 7-5 डिग्री तक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रॉस्ट के बात को जाने कि फ्रॉस्ट जो होता है ये हमेशा किसी भी तरह के क्रॉप को डैमेज करेगा। अब फ्रॉस्ट से बचने का भी तरीका है। यूएस वगैरह में फ्रॉस्ट से बचने के लिए क्या करता है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई प्लांट है, सपोज करिए कि ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट को क्या करता है, कवर कर देता है लो थर्मल एक्टिविटीज वाले चीज से, यानी कि ऐसा चीज जिसमें कि थर्मल एक्टिविटीज कम हो, बैड कंडक्टर हो हीट का। अब मान लो कि अगर ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो ये हीट एनर्जी को बाहर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो कभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है हमेशा अधिक ही रहेगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा तो फ्रॉस्ट वगैरह नहीं लग पाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप एयर मिक्सिंग जाइंट फैंस लगा दीजिए, ऑर्चार्ड हीटर्स लगा दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका ये ऑर्चार्ड है, ये बगीचा है, बगीचा के चारों ओर एक जाइंट फैन लगा देता है ये लोग, और ये जाइंट फैन वगैरह क्या करता है, ये एयर को सर्कुलेट कराते रहता है। तो ऑर्चार्ड के अगल बगल के एयर को सर्कुलेट कराने के कारण क्या करता है कि एयर अगर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें टर्बुलेंस ला दिया है, तो एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जल्दी नीचे नहीं गिरेगा, और अगर एयर का टेम्परेचर 0 से जल्दी नीचे नहीं गिरा तो फ्रॉस्ट वगैरह नहीं लगेगा। और चार्ट हीटर भी लगा सकते हैं, इससे भी फ्रॉस्ट ठीक हो जाता है। फ्रॉस्ट से बचने का एक दूसरा तरीका भी है, फ्रॉस्ट से बचने का एक और भी तरीका है जो हम लोग अक्सर इंडिया में यूज करते हैं कि मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप है, फील्ड है, तो इसके चारों ओर ये लोग क्या करता है ना, पानी लगा देता है, वाटर लगा देता है। अब इसके चारों ओर अगर आप वाटर लगा दिए, तो अगर वाटर जमा कर दिए इसके चारों ओर, तो वाटर होने के कारण क्या करता है कि सॉइल मॉइस्चर जो होता है ना, सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाता है। अगर सॉइल मॉइस्चर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाने के कारण फ्रॉस्ट से आप बच सकते हैं। ठीक है, ये सब तरीका है, ये सब कभी कभी मेंस में पूछेगा कि फ्रॉस्ट से बचने का कितना तरीका हो सकता है, क्या सब टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक जो है ये फ्रॉस्ट से बचने का है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज विच इज नोन एज फॉग। फॉग क्या है? फॉग के बारे में जानना है तो जैसा हम आपको बताए थे कि अगर लोअर एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए कि ये जो लोअर एटमॉस्फेयर का एरिया है जो अर्थ के सरफेस से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस सब एरिया पे आपको स्मॉल एकदम माइक्रो सॉलिड पार्टिकल्स सब तैर रहा है, जैसे सी सॉल्ट है या डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब इस सब एरिया में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। और सपोज करिए कि यहाँ के एयर में कंडेंसेशन हो गया, तो जब यहाँ के एयर में कंडेंसेशन हो गया तो वाटर वेपर कन्वर्ट कर जाएगा वाटर मोलिक्यूल में। जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा ना, तो ये वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करके इस सॉलिड पे जाके टिक जाएगा। ये जो डस्ट पार्टिकल है इस पे टिक जाएगा। ठीक है, इस सब तरह की चीज पे जाके ये वाटर मोलिक्यूल टिक जाएगा, और ये वाटर मोलिक्यूल लोअर एटमॉस्फेयर में तैरने लगेगा। जब ये वाटर मोलिक्यूल लोअर एटमॉस्फेयर में तैरने लगेगा तो आपका विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देगा, और जब आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक करेगा तो आप कहिएगा फॉग लग गया चारों। ठीक है, ये है फॉग का डायग्राम। ठीक है, आए दिन हम लोग हमेशा फॉग देखते रहते हैं। अब विंटर आने वाला है, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर दिसंबर के बाद आप लोग फॉग देखना शुरू कर दीजिएगा अपने सिटीज में भी, क्योंकि हम लोग टेम्परेट रीजन में रहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, और सब ट्रॉपिकल रीजन में विंटर सीजन में फॉग लग जाता है, स्पेशली मॉर्निंग में। लेकिन अगर कोई हायर लेटीट्यूड पे रहता है, यानी कि 45-50 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास रहता है, तो उस सब तरह के लेटीट्यूड पे देखिएगा कि फॉग की जो घटना है वो ऑलमोस्ट हर एक दिन मॉर्निंग में होता है। ठीक है,
तो ये फॉग क्या है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो इट इज माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस्ड from and suspended in air near the surface to reduce horizontal visibility to less than 1 kilometer. It generally looks whitish. Fog generally white color का दिखता है, but in large cities and industrial area it looks dirty yellow. Industrial area में क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होने के कारण वहां पे ये डर्टी येलो तरह का दिखता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज स्मॉग. स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग, ये पॉल्यूटेड फॉग होता है. ठीक है, इस तरह की चीज को हम लोग जाने कि फॉग क्या है. अब ये जो फॉग है ना, ये कई तरह का होता है. जैसे कि फॉग बनने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं. तो अब हम लोग जानेंगे कि फॉग बनने का क्या कंडीशंस है. ठीक है, देखिए अगर इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ ले, इसमें ये लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स ड्यू टू एक मिनट, forms due to radiation, condensation and mixing of warm and cold air. It is associated with inversion of temperature. It occurs in winter in subtropical region, but in higher latitude it occurs throughout the year. There are several types of fog: radiation fog, advection fog और steam fog. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं fog कैसे बनेगा. ठीक है, fog यूजुअली कई कारण से बनता है. ठीक है, अगर हम लोग फॉग के डेफिनेशन को देखने की कोशिश करें तो फॉग बनने के लिए सबसे पहले एक्चुअली फॉग है क्या, लोअर एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, और वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के बाद जो डस्ट पार्टिकल है, सी सॉल्ट वगैरह है, इस सब पे वो टिक जाएगा. और ये वाटर मोलिक्यूल इस तरह के डस्ट पार्टिकल पे टिकने के बाद ये लोअर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहता है, तैरते रहता है, जिसके कारण की फॉग का फॉर्मेशन होता है. तो फॉग बनने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन जो होता है वो एक होता है तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बहुत जरूरी है. ठीक है, एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं. होता क्या है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होता है. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका हाइट ऊपर उठता है, एज योर एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो होता है वो नीचे जाता है, नीचे गिरते जाता है. ठीक है, यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि नीचे का जो एयर होता है वो आपको वार्म होता है, ऊपर का एयर जो होता है ये कोल्ड होता है. यानी कि कोल्ड एयर ओवरलाई द वार्म एयर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोल्ड एयर वार्म एयर के ऊपर बैठा रहता है. ठीक है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होते जाता है. इसीलिए आप जब माउंटेन वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे आपको ठंड लगती है. लेकिन जब ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये जो कंडीशन है ना ये उलट जाता है, उल्टा अपोजिट होता है, रिवर्स हो जाता है. ये जो कंडीशन है ये कंडीशन रिवर्स कर जाता है, और जब ये कंडीशन रिवर्स कर गया तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कंडीशन में क्या होता है, ये मान लीजिए कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला कंडीशन. ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाले कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है ना, जैसे यानी कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ते जाता है, आप ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे में जो एयर होता है वो आपको कोल्ड एयर होता है, ऊपर में जो एयर होता है वो आपको वार्म एयर होता है. तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के रिवर्स होता है, इसका अपोजिट होता है. तो अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया तो टेम्परेचर के इन्वर्जन होने के कारण नीचे का एटमॉस्फेयर कोल्ड हो गया, नीचे के एयर का टेम्परेचर कम हो गया. जब नीचे के एयर का टेम्परेचर कम हो गया, नीचे का एयर आपको कोल्ड हो गया है, तो नीचे के एयर कोल्ड होने के कारण एयर में अब सीधी सी बात है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और जब एयर में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इस एयर में नीचे के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मोलिक्यूल में,
और जब नीचे के एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, उस पे जाके ये वाटर मोलिक्यूल डिपोजिट हो जाएगा और डिपोजिट होके फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, और तैरने के कारण आपका विजिबिलिटी ब्लॉक होगा और आप कहिएगा कि फॉग लग गया। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फॉग लगने के लिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का होना जरूरी है, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन हो जिस कंडीशन में कि लोअर एटमॉस्फेयर, नीचे वाला जो एयर होता है, लोअर वाला जो एयर होता है वो आपको कोल्ड हो, ऊपर वाला एयर वार्म हो, तो आपको फॉग लग सकता है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है, वही सब बात है जो हम लोग पहले पढ़े हैं। अगर किसी भी जगह टेम्परेचर का इन्वर्जन होना, ठीक है, मान लीजिए कि किसी सर्टेन एरिया में टेम्परेचर इन्वर्जन होना, तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए वही 4 कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन वही होना चाहिए जो हम लोग लिख चुके हैं, यानी कि क्लियर स्काई होना चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए दूसरा कंडीशन होना चाहिए काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तीसरा ये भी हो सकता है कि लॉन्ग विंटर नाइट हो। लॉन्ग विंटर नाइट क्यों चाहिए? बिकॉज विंटर में क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो सोलर रेडिएशन कम रिसीव करता है बिकॉज ऑफ स्लैंटिंग रे ऑफ सन। सन का रे जो होता है वो स्लैंटिंग हो जाता है, तो अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर है ये कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट ज्यादा कर देता है। तो अधिक रेडिएशन होने के कारण क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है या लोअर एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, अधिक कोल्ड हो जाता है। अधिक कोल्ड होने के कारण इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है और इन्वर्जन होने के कारण जो है फिर वहां पे लोअर एटमॉस्फेयर में फॉग लग जाता है। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए आपको क्लियर स्काई, काम एटमॉस्फेयर, लॉन्ग विंटर नाइट, अगर ये सब कंडीशंस हो तो टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि फॉग लग जाएगा। तो फॉग लगने के लिए क्लियर स्काई, काम एटमॉस्फेयर, लॉन्ग विंटर नाइट या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपको एक आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक नेसेसरी कंडीशन है जो पूरा होना चाहिए। ठीक, फॉग लगने के लिए आपको दूसरा कंडीशन भी पूरा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सपोज करिए कि 2 एयर कन्वर्ज कर गया, एक साइड वार्म एयर आया, दूसरी साइड से कोल्ड एयर आया, तो वार्म और कोल्ड एयर आके कन्वर्ज किया। तो जब वार्म और कोल्ड एयर आके कन्वर्ज करेगा तो जो कोल्ड एयर होता है वो हैवी होता है, कोल्ड एयर हैवी होने के कारण नीचे चला जाता है और वार्म एयर लाइट होने के कारण ऊपर उठ जाता है। तो जब कोल्ड एयर नीचे बैठेगा, वार्म एयर ऊपर बैठेगा, तो सीधी सी बात है कि नीचे का जो एयर होता है फिर इसका टेम्परेचर घट गया, तो लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, लोअर एयर एटमॉस्फेयर में फिर से फॉग लग जाता है। इस तरह के फॉग को यूजुअली हम लोग फ्रंटल फॉग कहते हैं, जो फ्रंट के अलोंग होता है। जब आप टेम्परेट साइक्लोन पढ़िएगा तो टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंटल फॉग के बारे में पढ़िएगा। तो हम लोग अगर फॉग को डिफाइन करें तो हम बताए थे कि फॉग बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है ये है रेडिएशन, यही बात है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला है, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर होना चाहिए या टेम्परेचर इन्वर्जन होना चाहिए। ठीक, तो ये सब तरह का चीज होना चाहिए। अब है कि अगर सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन है? अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो आपको ये 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड है, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, या यूं कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री से ले लीजिए, इसको यहां से उठाइए, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23 से जो 35 नॉर्थ के बीच का एरिया है और ये साउथ, ये सब एरिया यूजुअली कहलाता है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मतलब कि यहाँ पे ट्रॉपिक जैसा ही मोस्टली क्लाइमेट रहता है विथ सम वेरिएशन, यानी कि कुछ समय ठंड रहेगा, जैसे कि दिल्ली वगैरह है या दिल्ली से ऊपर जो एरिया सब है, बिहार वगैरह सब का एरिया है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट मतलब ट्रॉपिक के ही जैसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको समर सीजन ही रहता है, लेकिन सम वेरिएशन रहता है, 2-3 महीना ठंडा भी रहता है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में फॉग आपको जो है वो विंटर सीजन में मिलेगा, यानी इधर इस सब लैटिट्यूड में आपको विंटर सीजन जब आएगा
तो आपको फॉग मॉर्निंग में दिख सकता है। लेकिन जो हायर लेटीट्यूड मतलब इस 30 से ऊपर चले जाइए, 45 डिग्री लेटीट्यूड पे हैं, 50 लेटीट्यूड पे हैं, तो ये सब लेटीट्यूड हायर लेटीट्यूड्स कहलाता है। हायर लेटीट्यूड्स पे ये सब फॉग वगैरह का जो कंडीशन है ना, एक्चुअली 3 तरह का लेटीट्यूड है। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के लेटीट्यूड को लोअर लेटीट्यूड कहते हैं। फिर 23 से लेके 66 डिग्री तक का जो लेटीट्यूड होता है, 66 हाफ वगैरह तक का, उसको हम लोग मिडिल लेटीट्यूड कहते हैं। 66 से ऊपर का जो लेटीट्यूड है उसको हायर लेटीट्यूड कहते हैं। तो 50, 60 ये सब वाला एरिया जो है ना, इसमें ठंड ज्यादा रहता है। ठंड अधिक होने के कारण थ्रू आउट द ईयर आपको सालों भर मॉर्निंग में फॉग दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉग की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फॉग। उसमें एक फॉग है जिसको हम लोग रेडिएशन फॉग कहते हैं। वन फॉग इज नोन एज रेडिएशन फॉग, सेकेंड इज नोन एज एडवेक्शन फॉग, स्टीम फॉग। ठीक है, इसके अलावा फ्रंटल फॉग भी होता है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, फ्रंटल फॉग भी होता है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फॉग के डेफिनेशन को वन बाय वन करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रेडिएशन फॉग। Radiation fog is associated with radiation cooling of the land at night. This type of fog is most likely to form in early winter and it requires necessary conditions like long winter night, clear sky and calm atmosphere. तो ये जो हम लिखे हैं ना रेडिएशन फॉग, ये एक्चुअली उसी तरह का है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू वाले सिचुएशन में या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। इस स्थिति में क्या होता है, इस सब स्थिति में जो है आपको रेडिएशन फॉग दिखने को मिले। एक्चुअली रेडिएशन फॉग को अगर किसी को समझना है तो वही बात है कि अगर मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का ये सरफेस है और ये अपना हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो अर्थ का सरफेस जब अपना हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, तो अगर आसमान ऊपर का स्काई क्लियर स्काई तो अर्थ का सरफेस हीट एनर्जी को तेजी से रेडिएट कर देगा आउटर एटमॉस्फेयर। जब ये आउटर एटमॉस्फेयर में तेजी से रेडिएट कर देगा हीट एनर्जी को, तो लोअर एटमॉस्फेयर जो है लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने के कारण लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन स्टार्ट होने के कारण लोअर एटमॉस्फेयर में फॉग लग जाएगा। तो ये ऑब्वियस बात है, सच टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज रेडिएशन फॉग। मतलब कोई भी अर्थ का सरफेस जो अपना हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएशन के कारण जो अर्थ के सरफेस या लोअर एटमॉस्फेयर का कूलिंग हो रहा है, तो रेडिएशन के कारण जो लोअर एटमॉस्फेयर का कूलिंग हुआ, उस कूलिंग के कारण जो कंडेंसेशन हुआ और उस कंडेंसेशन के कारण जो फॉग बना, सच टाइप ऑफ फॉग इज एक्चुअली नोन एज रेडिएशन फॉग। ठीक, और इस तरह के फॉग होने के कारण सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि स्काई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वही बात है कि काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर काम नहीं है तो सर्कुलेट मिला देगा। ठीक है, और थर्ड होना चाहिए लॉन्ग विंटर नाइट, जो सेम थिंग है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो यही रेडिएशन फॉग है। ठीक, रेडिएशन फॉग एक बार हम लोग जानने के बाद हम लोग दूसरा फॉग जानेंगे विच इज नोन एज एडवेक्शन फॉग। ये जो इस तरह का फॉग इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये रेडिएशन फॉग का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेडिएशन फॉग है। ठीक है, ये सिटी है, इस सिटी में अर्थ का सरफेस से हीट एनर्जी रेडिएट हो गया है, तो अर्थ के सरफेस से हीट एनर्जी निकल के आउटर स्पेस में चला गया और अर्थ का सरफेस कोल्ड हो गया। अब अर्थ के सरफेस के कोल्ड होने के कारण जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड हो गया। अब लोअर एटमॉस्फेयर के कूलिंग होने के कारण जो अर्थ का लोअर वाला एरिया है उसमें कंडेंसेशन हो गया और कंडेंसेशन होने के कारण सिटी में चारों ओर जो है ये फॉग लग गया। तो सच टाइप ऑफ फॉग इज नोन एज रेडिएशन फॉग, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा फॉग है एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन क्या होता है पहले समझते हैं। एडवेक्शन एक्चुअली अगर एयर हॉरिजॉन्टली मूव करे तो हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर इज नोन एज एडवेक्शन। जब एयर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना तो उसको एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एडवेक्शन फॉग कब होता है ये जरा हम आपको पहले समझा दे। एक्चुअली एडवेक्शन फॉग क्या होता है कि इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं कि इट फॉर्म्स व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर ट्रेवल्स ओवर कोल्ड सरफेस। याद करिए, जो एयर है ये वार्म और मॉइस्ट है, ये गर्म भी है
और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी काफी अधिक है, इसमें वाटर वेपर भी अधिक है। तो अगर वार्म और मॉइस्ट एयर किसी कोल्ड सरफेस पे चला जाए ना, तो इस तरह के फॉग को एडवेक्शन फॉग कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एक्चुअली एडवेक्शन क्या है? ये जो अर्थ का सरफेस है, तो एयर जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना इस तरह से, तो एयर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिसको कि हम लोग विंड भी कहते हैं, तो एयर जब हॉरिजॉन्टल मूव करता है इसको एडवेक्शन कहते हैं। तो एयर में हीट एनर्जी कई तरीका से ट्रांसफर होता है। एक तो कन्वेक्शन के कारण होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि वार्म एयर ऊपर उठता है। कंडेंसेशन के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करता है तो टच करने के कारण हीट जो है एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरा एडवेक्शन के भी कारण होता है। मान लीजिए इधर से वार्म एयर निकल के इधर आ गया, तो जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करके गया, तो चूंकि ये वार्म एयर उठ के अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ का भी एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टली मूविंग के कारण। एयर में जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको हम लोग एडवेक्शन कहते हैं। अब सपोज करिए कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस आपको वार्म सरफेस, और यहाँ पे एयर वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो जब ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर है, ये एयर निकल के चला आया इधर, तो जब ये हॉरिजॉन्टली मूव किया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडवेक्शन। एडवेक्शन के कारण ये एयर अब यहां से ट्रेवल करके यहां आ गया, और जिस सरफेस पे आया ये सरफेस अब कोल्ड है। तो चूंकि ये कोल्ड सरफेस पे आ गया और ये एयर वार्म था पहले, लेकिन चूंकि कोल्ड सरफेस पे आ गया, तो जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये एयर है, ये कोल्ड सरफेस, ठीक है। इस कोल्ड सरफेस पे इधर से वार्म और मॉइस्ट एयर इंटर कर गया। ये एयर वार्म है एंड मॉइस्ट। तो जैसे ये कोल्ड सरफेस पे वार्म और मॉइस्ट एयर इंटर किया, तो अब यहां पे क्या होगा? इस एयर में नीचे का कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। तो जब ये एयर नीचे के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो नीचे का जो एयर है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो सीधी सी बात है, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। और जब इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो इस एयर में अब क्या शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन। और जब इस एयर में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा तो कंडेंसेशन के बाद फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा? फॉग। ठीक, तो एडवेक्शन के कारण जो फॉग बनता है, सच टाइप ऑफ फॉग इज नोन एज एडवेक्शनल फॉग। इसमें वार्म और मॉइस्ट एयर कोल्ड सरफेस पे चला जाता है। कोल्ड सरफेस पे जाने के कारण, जैसे ये सरफेस कोल्ड है तो यहाँ से एयर आया, यहाँ पे आके रुक गया। चूंकि इस एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, चूंकि मॉइस्ट एयर है। अब ये नीचे की कोल्ड सरफेस इसको क्या कर रहा है? नीचे से इसको कोल्ड कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो जब इसको नीचे से ठंडा कर रहा है तो नीचे का एयर कोल्ड हो गया। कोल्ड होने के कारण अब इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण अब इसमें कंडेंसेशन हो गया और वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर गया और डस्ट पार्टिकल पे जाके टिक गया। तो सच टाइप ऑफ फॉग इज नोन एज एडवेक्शनल फॉग। एडवेक्शनल फॉग को अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो इसी तरह का है। ठीक, इसके अलावा एक और फॉग होता है जिसको हम लोग स्टीम फॉग कहते हैं। स्टीम फॉग के भी बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये स्टीम फॉग क्या है? इट इज जनरली मोर लोकलाइज्ड। इट डेवलप्स इन अ सिचुएशन व्हेन कोल्ड एयर मूव्स ओवर द वार्म ओशन सरफेस। ये भी जानना जरूरी है। स्टीम फॉग जो होता है ये तब बनता है जब कोल्ड एयर वार्म ओशन सरफेस पे चला गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये जो एरिया है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एरिया वार्म ओशन सरफेस का, ठीक है। तो जब ये एरिया वार्म ओशन सरफेस का है, अब इस पे क्या होता है कि यहां से कोल्ड एयर आ गया। ये एक कोल्ड एयर है, ये इंटर कर गया वार्म ओशन सरफेस पे, ठीक है। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये ओशन वार्म है तो ओशन के वार्मिंग होने के कारण यहां पे इवेपोरेशन हुआ होगा। इस रीजन में इवेपोरेशन हुआ होगा। जब इस रीजन में इवेपोरेशन हुआ होगा तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है
वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक होगा, है ना। अगर वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक होगा और यहां से इंटर कर गया है कोल्ड एयर, तो जैसे ये वाटर वेपर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये वाटर वेपर और कोल्ड एयर आपस में कांटेक्ट करेगा, तो वाटर वेपर और कोल्ड एयर के आपस में कांटेक्ट होने के कारण एयर का टेम्परेचर कम होगा। वाटर वेपर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आया, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वाटर वेपर का क्या हो गया, कंडेंसेशन। और अगर वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो गया तो सी के सरफेस पे क्या हो जाएगा, फॉग लग जाएगा, ओशन के सरफेस पे फॉग लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि ओशन से स्टीम निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो सच टाइप ऑफ फॉग इज एक्चुअली नोन एज स्टीम फॉग। इस डायग्राम से देखिए, ये लग रहा है कि आपको सी है, ये वाटर है, आपको लग रहा है कि वाटर से जो है ना स्टीम निकल के आ रहा है। तो इस तरह के फॉग को हम लोग स्टीम फॉग कहते हैं, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि वार्म ओशन वाटर बॉडी के ऊपर जो होता है ना, वाटर वेपर काफी अधिक रहता है और उसके कांटेक्ट में कोल्ड एयर आ गया, तो कोल्ड एयर आने के कारण अब वाटर वेपर क्या हुआ, कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस्ड होने के कारण आपको ऊपर में सी सरफेस के ऊपर जो होता है, ऊपर के एयर में फॉग लग जाएगा, तो आपको लगेगा नीचे से भाप निकल के आ रहा है, स्टीम निकल के आ रहा है। सच टाइप ऑफ फॉग इज एक्चुअली नोन एज स्टीम फॉग, ठीक है। तो हम लोग फॉग को कई रूप में देखें, जैसे कि एक फॉग देखे एडवेक्शन फॉग, स्टीम फॉग, है ना। अब इसी तरह से एक फॉग और हम लोग जानेंगे विच इज नोन एज फ्रंटल फॉग। एक्चुअली फ्रंट वाला जो टॉपिक है ना, ये हम लोगों का टेम्परेट साइक्लोन से संबंधित। जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे ना, तो टेम्परेट साइक्लोन में हम लोग फ्रंट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फ्रंट, है ना। तो फ्रंटल फॉग को वहां पे हम लोग बड़ा वाइडली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि फ्रंट है क्या। एक्चुअली क्या होता है कि एयर मास होता है, ठीक है, एयर मास हम लोग पढ़ेंगे, ये भी नोट्स हम आपको देने वाले हैं। तो एयर मास क्या होता है, बहुत ह्यूज एयर का एक बॉडी होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको हॉरिजॉन्टली जो होता है ना, टेम्परेचर वगैरह लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। तो एक एयर मास होता है आपको वार्म और एक एयर मास होता है कोल्ड। जब दो एयर मास आपस में आके कन्वर्ज करता है, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यहां से एक एयर मास आया, ठीक है, और ये एयर मास मान लीजिए कि आपको वार्म एयर मास, ठीक है, और इधर से एक दूसरा एयर मास आया जिसको हम लोग की कोल्ड एयर मास कहते हैं। हालांकि रेड को कोल्ड वार्म से शो करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस तरह से, तो इस दोनों के बीच क्या होता है, ट्रांजिशन जोन बन जाता है। इस ट्रांजिशन जोन को यूजुअली हम लोग फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इतना फ्रंट को हम अभी नहीं समझा रहे। इस फ्रंट के पास क्या होता है कि एक तरफ से वार्म एयर आया, दूसरी तरफ से कोल्ड एयर आया, तो जब वार्म और कोल्ड एयर मास आपस में आके टकराता है, तो फ्रंट के पास क्या होता है कि जो कोल्ड एयर है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठता है और वार्म एयर जो है ये ऊपर उठता है। तो जब कोल्ड एयर नीचे चला गया और वार्म एयर ऊपर उठ गया, तो नीचे का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर घट गया, और नीचे के एयर का टेम्परेचर अगर घट गया तो नीचे के एयर में कंडेंसेशन हो गया, और नीचे के एयर में कंडेंसेशन होने के कारण क्या होता है कि लोअर एटमॉस्फेयर में फॉग लग जाता है। सच टाइप ऑफ फॉग इज एक्चुअली नोन एज फ्रंटल फॉग। फ्रंटल फॉग हमेशा एक फ्रंट के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो अब ये अगर इस डायग्राम को देखते हैं ना, तो इस तरह के फॉग को हम लोग फ्रंटल फॉग कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर नीचे है, और ये जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे ये क्लाउड वगैरह में बदलेगा, और ये जो दिखता है ना, ये जो ट्रांजिशन जोन है, ये है फ्रंट। तो फ्रंट के लॉन्ग क्या होता है कि ये जो कोल्ड एयर है, नीचे का एयर का टेम्परेचर घट गया, तो कोल्ड होने के कारण क्या होता है कि इस एयर में जो है आपको फॉग लग जाए, ठीक है। तो इस तरह के एयर को हम लोग फ्रंटल फॉग कहते हैं, ठीक। और ऊपर में जो है ना, फ्रंट के ऊपर जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा, ये सब क्लाउड बनते जाएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो फ्रंट के अलोंग दो अपोजिट एयर मास के कन्वर्जेंस के कारण जो फॉग लगता है, सच टाइप ऑफ फॉग इज एक्चुअली नोन एज फ्रंटल फॉग। इस तरह के फॉग को जो हम लोग कहते हैं वो फ्रंटल फॉग कहते हैं, ठीक है। अब फॉग का एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं वैली फॉग, ठीक है। तो वैली फॉग क्या है, जरा ये देख लें।
मॉन्टेनियस रीजन में इस तरह के फॉग को आप देखिएगा। मॉन्टेनियस रीजन में क्या देखिएगा कि मान लीजिए कि आपका ये माउंटेन है और ये वैली है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये माउंटेन का स्लोप है, ये वैली है, ये माउंटेन टॉप है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो माउंटेन का स्लोप है ना, ये बहुत तेजी से ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर नीचे गिरता है रात को। क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी सॉलिड होगा वो जितना जल्दी वार्म होता है उतना ही जल्दी कोल्ड होता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये माउंटेन का स्लोप है, तो ये जो स्लोप है इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिरता है इन कंपैरिजन टू ये ओपन एयर। ये ओपन एयर, ठीक है, ये ओपन एयर की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा नीचे गिरता है, बिकॉज ये सॉलिड है। सॉलिड जो है वो तेजी से वार्म हो जाता है और तेजी से कोल्ड भी हो जाता है। तो माउंटेन के स्लोप का टेम्परेचर तेजी से गिरने के कारण इस स्लोप के जो कांटेक्ट में एयर आता है, वो एयर का भी टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो स्लोप के कांटेक्ट में जो एयर आया वो एयर भी कोल्ड हो गया। जब स्लोप के कांटेक्ट में आने वाला एयर कोल्ड हो गया, तो ये कोल्ड एयर अब धीरे धीरे इस माउंटेन स्लोप के अलोंग नीचे बैठेगा। इस तरह के विंड को कैटाबेटिक विंड भी कहते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये स्लोप के अलोंग जब ये धीरे धीरे करके नीचे बैठता है, तो नीचे बैठने के कारण क्या होता है कि ये एक समय आएगा कि ये सारा का सारा कोल्ड एयर क्या होगा, वैली के फ्लोर पे जाके जमा हो जाए। तो मॉर्निंग में देखिएगा कि वैली का जो फ्लोर है यहाँ पे कोल्ड एयर काफी जाके बैठ जाता है। तो वैली के फ्लोर पे कोल्ड एयर आके जमा हो गया, जबकि ऊपर का जो एयर होता है ये रिलेटिवली वार्म रह जाता है। तो इस तरह से वैली में जो है टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट कर जाता है। वैली में टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट कर जाता है। हम बोले थे कि टेम्परेचर इन्वर्जन उस कंडीशन को कहेंगे जब नीचे का एयर कोल्ड हो जाएगा और ऊपर का एयर वार्म रहेगा। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये माउंटेन स्लोप है, ये वैली है, ठीक है। माउंटेन का स्लोप जो होता है ये तेजी से ठंडा होता है। तेजी से ठंडा होने के कारण इसके कांटेक्ट में जो एयर आता है वो एयर भी कोल्ड हो जाता है। जब इसके कांटेक्ट में आने वाला एयर कोल्ड होगा, तो ये कोल्ड एयर धीरे धीरे करके नीचे बैठेगा और नीचे बैठ के आके वैली के फ्लोर पे जाके सेटल हो जाएगा। तो मॉर्निंग में काफी सारा कोल्ड एयर जो है ये वैली के फ्लोर पर सेटल हो जाता है। तो वैली के फ्लोर पे कोल्ड एयर रहता है, ऊपर में वार्म एयर रह जाता है, तो टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया। और अगर टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया तो चूंकि वैली के फ्लोर पे कोल्ड एयर का डोमिनेंस है, कोल्ड एयर के डोमिनेंस होने के कारण वैली में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब वैली में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वैली फ्लोर पे क्या लग जाएगा, फॉग। तो सुबह सुबह जब आप वैली जाइएगा, माउंटेनियन एरिया में वैली को देखिएगा तो पूरा वैली एरिया में फॉग लगा हुआ है। इस तरह के फॉग को हम लोग वैली फॉग कहते हैं, जो कि हमको इस डायग्राम में आपको दिखाते हैं। इस डायग्राम में अगर आप वैली फॉग देखना चाहते हैं तो इस तरह से वैली फॉग दिखता है। तो वैली फॉग दिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो माउंटेन का पूरा वैली वाला एरिया है ये फॉग से डोमिनेटेड है, पूरा का पूरा एरिया फॉग से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फॉग है ये कई तरह का होता है, जिसको हम लोग टाइप पढ़े, जैसे रेडिएशन फॉग पढ़े, एडवेक्शन फॉग पढ़े, स्टीम फॉग पढ़े, है ना, फ्रंटल फॉग पढ़े, वैली फॉग पढ़े। ये सारा का सारा एरिया जो है ये फॉग है। अब सवाल उठता है कि जब आप यूपीएससी का मेंस दीजिएगा तो आपको ना सिर्फ फॉग क्या है, कितने तरह का होता है ये पूछता है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि फॉग का क्या इफेक्ट है हमारी जिंदगी। तो फॉग का इफेक्ट है, अगर फॉग है तो आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है। अगर रात का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो इस सब तरह के एरिया में फ्रॉस्ट आ सकता है। तो फॉग का बहुत तरह का इफेक्ट है। अब हम लोग इस फॉग से आगे निकलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तो ये वीडियो को यही हम लोग ये कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपको बताने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन सब, लाइक क्लाउड किसको कहते हैं, ठीक है, और उस क्लाउड में कितने तरह का क्लाउड है, ये सब तरह का चीज, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और हम लोग अगला वीडियो क्लाउड पे रिलीज करेंगे। अगर क्लाउड वाला वीडियो पूरा होने के बाद फिर हम लोग कुछ और भी चीज करने वाले हैं, जैसे कि
क्लाउड के बाद जो है हम लोग टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्रंट, इस सब तरह का डिफिकल्ट टॉपिक जो है जो समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इस पे कुछ वीडियोस रिलीज करेंगे। और अब एक हम लोग और चीज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग EJECT IAS चैनल। EJECT IAS देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।